सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बुशरा बीबी रिहा हो गई हैं। बानी पीटीआई को भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेश करने का हुक्म दिया, जिसके बाद अडियाला जेल में वकला को मिलने की इजाजत मिल गई। ये तमाम पेशरफ्त इस लिहाज से अहम है कि 26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद ये सब कुछ हुआ है। इस पर सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि इन तरमीम का मकसद अदलिया पर कंट्रोल हासिल करना है। क्या आज होने वाली पेशरफ्त ने इस तासुर को ज़ाइल किया है? दूसरी तरफ सीनियर जज मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है, जिसमें 15वीं सदी के बरतानवी फ़िलासफ़र थॉमस का एक कॉल नकल करके कहा गया है कि कुर्सी पर बैठकर हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि लोग हमारे आमाल को देख रहे हैं और तारीख़ हमें कभी माफ़ नहीं करती। क्या जस्टिस मंसूर ने तारीख़ के फ़ैसले पर छोड़कर अदवाली तब्दीलियों को कबूल कर लिया है? 26वीं आईनी तरमीम के बाद बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को मिलने वाला रिलीफ आम है। कुछ हलकों की जानिब से इस रिलीफ को डील या अंडरस्टैंडिंग से ताबीर किया जा रहा है। सेनेटर फैसल वाडा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि मैंने कल ही बताया था और आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी। वो रिहा हो गई हैं और कोई नया केस भी नहीं बनना। वीआईपी तरीके से उनकी गाड़ियां भी अंदर जाने दी गई हैं। मजीद कहा कि जैसे बताया था, इमरान खान भी अपने वकीलों से मुलाकात करेंगे और 26 अक्टूबर से उनकी रेगुलर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है मैं हवा में तीर नहीं चलाता, ये कहना था फैसल वाडा साहब का अपनी ट्वीट के अंदर। दूसरी तरफ डील के तासुर को ज़ायल करने के लिए फवाद चौधरी ने एक्स पर लिखा कि बुशरा बीबी और अलीमा खान की ज़मानत को कुछ लोग डील करार देंगे। उसकी वजह पीटीआई की लीडरशिप को बरकरार रखना है। मौजूदा 5-7 लोग जो पीटीआई चला रहे हैं, अलीमा खान और बुशरा बीबी उनके ओहदों के लिए ख़तरा है। अब सवाल यह है कि क्या बुशरा बीबी या अलीमा खान को पीटीआई की क़यादत मुंतकिल होने जा रही है? इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद कुछ प्रैक्टिकल इशूज़ भी सामने आ रहे हैं और इन्हीं तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, मुझे ये बताइएगा कि बात चल रही है, क्या बुशरा बीबी के मामले पे कुछ डील शील हो रही है? अच्छा, बुनियादी तौर पर देखिए बड़ी मज़क्का खेज़ बात लगती है। देखिए एक खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था, मतलब आप खुद कवर करते रहे हैं, देखा कहीं कोई पॉलिटिकल पोर्टफोलियो नहीं, इवन पार्टी में कोई पोर्टफोलियो नहीं, खाली सज़ा किस बात की दी गई कि इमरान खान नहीं टूट रहा और इमरान खान को तोड़ने की हर तरह की कोशिश की गई। मतलब जेल के एनवायरनमेंट से लेके अगर आप उनका अटक्का जेल का सफ़र देख लें, जिस तरह से उस हब्स के मौसम में रखा गया और आजकल जो ट्रीटमेंट दी जा रही है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं। मगर फिर भी देखें बुशरा बीबी ने एक घरेलू खातून हो के भी 9 माह की सख्त जेल काटी और जेल काट के अब वापस आई और किस तरह आपने देखा कि आना तो इससे भी पहले चाहिए था, मगर दोबारा से एक तोशा खाना का एक और पार्ट 2 बना के इम्प्लिकेट किया गया और आई। अब इसके बाद अगर डील गए तो वो बिल्कुल ही मैं कहता हूँ सरन ज्यादती है। अच्छा, बज़ाहिर तो उनका पार्टी में कोई ओहदा नहीं है, लेकिन कुछ ऑडियो लीक्स के ज़रिए, कुछ और चीज़ों के ज़रिए शवाहिद मिलते रहे कि उनका इन्फ्लुएंस तो काफ़ी रहा है पार्टी में, चाहे वो सोशल मीडिया के लोगों को इंस्ट्रक्शंस देती रही हों, चाहे वो कुछ और मैटर्स के अंदर उनकी इंस्ट्रक्शन है। तो उनका एक बिहाइंड द स्क्रीन तो इन्फ्लुएंस ऑडियो लीक्स के ज़रिए पता चलता है। देखिए उस तरह से देखें इन्फ्लुएंस तो तब हो कि बज़ाहिर किसी के साथ कोई मीटिंग्स कोई चीज़ें हों। अब ऑडियो लीक्स जैसा है उसका केस भी आपकी ऑलरेडी इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ा है और उसी आप देखें केस की वही केस एक वन ऑफ द रीज़न है जिस पे स्टे दिया हुआ था कि आपके जो हाई कोर्ट के जजेस के साथ हुआ वो भी उसके अंदर मेंशन्ड है। तो ये सारे मामलात जुड़े हुए हैं, देखें उसमें से आप लिंक करें। देखिए बुशरा बीबी या अलीमा खान साहबा पीटीआई की मुतबादिल क़यादत के तौर पर सामने आ सकते? देखिए खान साहब ज़हनी तौर पे बड़े क्लियर हैं कि हेरिडिटरी पार्टी नहीं है और मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं, मतलब जेल की मुलाकातों में भी और उस तरह भी। खान साहब ने इसीलिए तो देखें अपने बंदों पे ट्रस्ट किया और देखें यंग लोगों को आगे लेके आए। वो किस लिए लेके आए? अगर देखें उस वक्त होता बैरिस्टर गौर को चेयरमैन ना बनाते, उस वक्त किसी को बना सकते फैमिली को दिलाएंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो बुशरा बीबी के ऊपर को रिहाई मिल गई है और फिलहाल कोई केस भी बनता दिखाई नहीं दिया, जैसे पहले ये खदशात थे पीटीआई को कि फिर एक के बाद एक केस बना देते हैं,
तो क्या ये जो डील शील की कोई बातें चल रही हैं, इसमें कोई सदाकत है? जी, डील शील की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ कल के प्रोग्रामों का नहीं, अपने पिछले प्रोग्रामों का भी अगर हवाला दूं तो हर जगह मैंने ये बात की है कि उनकी जमानत होनी चाहिए, इमरान खान साहब की बहनों की जमानत होनी चाहिए। और सियासत में अगर ये रवादारी और हयादारी बाहमी जमातों के दरमियान रहे तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। वो कि उनके ऊपर जाहिर है जो मुकदमात बने थे वो ये तो नहीं कि कोई बेबुनियाद थे, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि फैसिलिटेट करे उनकी रिहाई को। अब जिस तरह इस्लामाबाद पे अलगार हुई अली अमीन गंडापुर साहब और उनके अपने साथ जिस तरह वो सरकारी मशीनरी लेके आए, उस दिन भी जो पर्चे हुए, मैं तो कहता हूँ उनमें भी जो खवातीन है, जो घरेलू खवातीन है, उनके साथ नरमी बरतनी चाहिए। और हमें इस पॉलिसी पे गामजन है वो कि हमारी जो पार्टी की खवातीन है, खासतौर पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने जिस तरह सफर किया और जिस तरह उन्हें गिरफ्तार किया गया जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और वालिद को टार्चर करने के लिए उनके सामने से उनको अरेस्ट किया गया, वो सारी मनाजिर भी अभी अवाम भूले नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस कल्चर को तब्दील किया जाए। और तो डॉक्टर साहब वैसे आप फिर पीटीआई ये आप पे एतराज उठाती है कि आप ही लोगों ने तो केसेस बना के अंदर किया है और अब आप ही उनको कह रहे हो उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए, तो पहली वाली बात ठीक है कि दूसरी वाली बात ठीक? नहीं, मैंने दोनों बातें कवर की हैं। अगर आप मेरी बात को समझा है या मैं समझा नहीं पाया। आपने कहा है कि केसेस तो हैं, आपने कहा केसेस तो उनके ऊपर हैं और वो हैं, लेकिन दैट मींस कि वो चीजें तो हैं, वो खत्म तो नहीं हो गई। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो जाहिर है जब रियायत बरतने लगे तो उसमें आसानी दी जा सकती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सो अभी हुकूमत का मौक़िफ़ थोड़ा सा बदल रहा है कि खवातीन के साथ मामलात में नरमी बरती जाए, चाहे केसेस ओरिजिनल जेन्युइन केसेस क्यों ना हो, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक ना हो, उनके हवाले से जो इल्जामात हमारे ऊपर लगाए गए गवर्नमेंट पे, आपने देखा कि 12 MNA हमारे उठाए हुए हैं। मुझे तो बात कहते हुए शर्म आती है कि जी उनकी बीवियों को उठा ली है, फलां कर लिया है, सब झूठ, सब झूठ। तो ये तो जो काफी हद तक जो इल्जामात लगाए गए हैं, मैं तो समझता हूँ कि वो भी बड़े बेसरोपा और बेबुनियाद थे। तो बाकी प्रैक्टिकली तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह की किसी खातून को गवर्नमेंट ने कभी भी कोई गिरफ्तार किया हो, किसी MNA को प्रेशराइज करने के लिए, या इस तरह का भी आईनी तरमीमें होती हैं। आईनी तरमीम इस तरह नहीं होती, उसके लिए कंसेंसस बिल्ड किया जाता है जो हमने किया है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, क्या ये जो बात चल रही है कि पीटीआई की जो करंट लीडरशिप है वो अलीमा खान साहिबा से और बुशरा बीबी से खाइफ है, और एक परसेप्शन ये दिया जा रहा है कि इन दोनों के बाहर आने से पार्टी की क़यादत कंट्रोल उस तरफ चला जाएगा, तो क्या ऐसी कोई चीज़ आप लोगों को भी लगती है या गवर्नमेंट में पता चलता है कि ऐसा कोई पीटीआई के अंदर इख्तिलाफ या लड़ाई चल रही है? क्या का मसला? गुजारिश ये है जी कि मैंने कल भी एक बड़े सीनियर एंकर थे आपकी तरह, उनके साथ प्रोग्राम किया, तो मैंने उन्हें भी एंड पे ये कहा, मैंने कहा जी आज आपका प्रोग्राम जो है वो मफरूजों पे मबनी है कि ये होगा और तहरीक इंसाफ क्या करेगी, कुछ इसी तरह से मिलते जुलते सवालात उन्होंने 2-3 किए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी बात यह है कि पीटीआई जो मर्जी करे, हमें से कोई गर्ज नहीं है, कौन इसको लीड करता है, कौन आगे आता है, इमरान खान के जो बहनें हैं उनका क्या किरदार होता है, और उसके बाद अलीमा खान साहबा का या बुशरा बीबी का क्या किरदार होता है, ये तो उनकी अपनी जमात के फैसले हैं। हमें ये पता है हमने क्या करना है और हमने डिलीवर करना है। कोई अवाम की जो है वो खिदमत करनी है, लोगों के मसाइल हल करने हैं, अवाम की जिंदगी के अंदर कोई रिलीफ लेके आना है। बाकी तहरीक इंसाफ जाने, उसके काम जाने, आगे 4.5 साल हुकूमत में रहे हैं, जो कुछ उन्होंने किया है पाकिस्तान की अवाम देख चुके हैं। अब ये झूठे नारे और अच्छा, पीटीआई आप लोगों के लिए अब खतरा है कि नहीं है? चले मैं रीफ्रेज कर देता हूँ सवाल। नहीं, पीटीआई हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। सो पीटीआई आपके ख्याल में खत्म हो चुकी? मैंने ये नहीं कहा कि खत्म हो गई है, मैंने ये कहा है कि हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन जहां तक पीटीआई की पॉपुलैरिटी का ताल्लुक है, एक इमरान खान साहब की जो जात है उससे वाबस्तगी जो उनके वोटर के हैं या उनके तिलिस्म में मुब्तला लोग के हैं, अवाम के हैं, वो अपनी जगह पे एक है। मैं नहीं कहूंगा कि उसकी परसेंटेज क्या है, या वो खत्म हुई है या कम हुई है, ज्यादा हुई है। हुकूमत के लिए खतरा नहीं, लेकिन अमली तौर पे पीटीआई को मैं नहीं समझता कि वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करती है या पॉलिटिकल पार्टी की तरह उनके कोई काम है। ना माजी में रहे हैं, ना मुस्तकबिल में मुझे नजर आए हैं, क्योंकि कहते ये कुछ हैं, करते ये कुछ हैं। अभी बात फेडरेशन की करते हैं, इनके जो वज़ीर आला हैं उनके जरा आप बयानात सुने, वो फेडरेशन के भी बयानात हैं, वो पाकिस्तान को आगे लेके चलने वाले बयानात हैं, कुछ इनके पल्ले नहीं है। तो इतनी ही गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू इनकी होती है जब मैं जिक्र कर रहा हूँ आपको। तो लिहाजा एक मेच्योर पॉलिटिकल पार्टी की तरह
अगर ये बिहेव करे तो मैं समझता हूँ कि ये इस काबिल होंगे कि दोबारा कोई मैंडेट इन्हें मिले, वरना तो कोई चांस नहीं है। डॉक्टर साहब, 26वीं आईनी तरमीम के बाद खतरा टल गया है हुकूमत का? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम को हुकूमत से जोड़ना को मुनासिब नहीं है। ये पार्लिमान का कदर कीमत में इजाफा हुआ है और जो इख्तियार पार्लियामेंट से छीना गया था वो वापस पार्लियामेंट को इस तरमीम के जरिए दिया गया है। वरना 18वीं तरमीम में ये इख्तियार जो अभी 26वीं तरमीम के बाद आया है ये पार्लियामेंट के पास था, लेकिन पार्लियामेंट से ये इख्तियार ले लिया गया, जबरदस्ती ले लिया गया। और आज जो है पार्लियामान दोबारा एक आप ये कहें कि भरपूर किरदार अदा करने की पोजीशन में चला गया है, तो इसे तो अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे ना कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा और गैंग अप हो गए जजेस, और वो कहते हैं हमने कुछ सुना है, खतरनाक बातें जो सुनी हैं कि रिश्तेदार क्या बताते फिर रहे थे कि इलेक्शन ऑडिट होने वाला है और पीटीआई की वापसी, इमरान खान वापस आने वाले। ये खदशात तो आपकी ख्वाजा आसिफ साहब इनका इजहार करते रहे। जी, मैंने कहा ये तो ख्वाजा आसिफ साहब इन खदशात का इजहार करते रहे कि अगर ये ना हुआ मामला तो फिर इलेक्शन ऑडिट भी होगा और जजेस गैंग अप हो गए हैं तो फ्लोर ऑफ द हाउस होने का। मैंने कम से कम ख्वाजा साहब का ऐसा कोई बयान खुद तो नहीं सुना, लेकिन जो जजेस गैंग अप वाली बात है, देखिए गुजारिश ये है कि हर इदारा अगर अपनी आईनी हुदूद के अंदर काम करेगा तो निज़ाम आगे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम से लेके आज तक जो काम होते रहे हैं, इस अंदाज से होते रहे हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। यहाँ पे चीफ जस्टिस जो है कभी डैम बनाने चल पड़ते हैं, कभी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कैदी कैद है उसकी अलमारी की तलाशी लेने चल पड़ते हैं। इंसान का सर शर्म से झुक जाता है कि मेरे मुल्क का चीफ जस्टिस जो है वो जाके एक प्राइवेट हॉस्पिटल के कमरे में एक कैदी की अलमारी चेक कर रहा है। तो यहाँ तक जब आप अपने मनसब से गिर गए तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है? फिर जरूरत होती है कि रिफॉर्म्स की जाए और उस मनसब के जो तकाजे हैं उन्हें बहाल किया जाए और उन्हें भी बताया जाए कि कोई खौफ खुदा करें, पूरे अपने तरीके से चले। उसके बाद बीच में जो बाकी चीजें हैं वो सारी आपके सामने है। मैं क्या तफसील से बात करूं, रोजाना ही होती रहती है। ये डॉक्टर साहब, इसका क्या बनेगा जो आईनी तरमीम वाला के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मसला आ गया? अब जब तक कमीशन नहीं बनेगा तब तक बेंच नहीं बनेगा, बेंच नहीं बनेगा तो कमीशन का सरबराही कैसे होगा? ये सारा मसला देखिए, ये सारे रूटीन के मामलात हैं। ये इंशाल्लाह बड़ी स्मूथली, जिस तरह अभी तक मामलात बड़े स्मूथली हुए हैं और तहरीक इंसाफ कहती रही है जनाब कि ये बहुत बड़ा जल्जला आ जाएगा इस तरमीम के बाद और पाकिस्तान की जो बार्स हैं वो खाट पिछाड़ के रख देंगे। तो आपने देखा है कि ये जो बात हुई है इस अमेंडमेंट में वो एक सेंसिबल बात थी, वो बात जो है दिल को लगने वाली थी। अदालतों को मजीद मौका मिलेगा बेहतर अंदाज से आम आदमी को इंसाफ फराहम कर सकें, वरना तो ये होता था जिन जमाने की और अदवार की मैं बात कर रहा हूँ, इस सिर्फ ऐसे केसेस लिए जाते थे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में कि जिनसे टिकर्स बन सकें, जिनसे ब्रेकिंग न्यूज टीवी पे चल सकें। और एक जमाने में तो ट्रेंड बन गया था कि एक के टिकर बने तो दूसरे के क्यों नहीं बने भाई। तो ये टिकर्स बनाने वाला काम सब कुछ तो वैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे टिकर्स, और बाकी अदालतें जो है सही मानों में अवाम के मसाइल सुनेंगी, उनके केस सुनेंगी इंशाल्लाह। ये सब कुछ होता रहा वैसे हमारी अदालतों से, टिकर वाली बात भी। ओके, यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। नियाज़ी साहब, वो ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ सारे केसेस तो जेन्युइन हैं, लेकिन रिलीफ जो है वो ख़वातीन के लिए इसलिए कि हुकूमत कोशिश ये कर रही है कि भाई ख़वातीन को किसी की प्रॉब्लम ना हो। और जितने इल्ज़ामात आप लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जो इस टाइम पे लगाए हैं अभी 26 अमेंडमेंट के टाइम पे कि इसको उठा लिया उसको उठा लिया, बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं। हमने तो बड़ी कंसल्टेशन की और ये सारा प्रोसेस किया है। और हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? अच्छा, बुनियादी तौर पे केसेस की नौइयत आपको भी पता है, देख लें। मतलब इनके केसेस
के जो हमारे अदवार में नहीं बने थे पहले के, इन्होंने तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बनाए थे, वो सारे केसेस ले आएँ और खान साहब के केसेस मवाजना कर लें, एक इंडिपेंडेंटली एवेल्यूएट कर लें, मतलब उनका कंपैरिजन ही नहीं बनता। मतलब एक देखें मनी लॉन्ड्रिंग के केस, हुदैबिया पेपर मिल वाले सारे मामलात चीज़ें खोल लें, और जिस तरह का रिलीफ नून लीग को मिला, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ। आज अदलिया को तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, और क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, मगर उसका दूसरा फैक्ट भी साइड भी तो देखें ना, कि आप बाहर से आते हैं, आपने क्रिमिनल अपील ही फाइल नहीं की हुई होती, तो आपकी 4 साल से ज़्यादा की जो है ना लिमिटेशन वही हाई कोर्ट कंडोन करती है और आपकी अपील एंटरटेन करती है और आपको क्विट कर देती है। फिर जो अब आप दोबारा आए हैं, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिला, ये कौन से कैदियों को पाकिस्तान में मिलता है? ठीक है, वो वाला एस्पेक्ट हमें नहीं नज़र आता। देखें अदलिया में प्रॉब्लम्स है, हर कोई मानता है प्रॉब्लम्स, मगर ये प्रॉब्लम का ये हल नहीं है कि आप अदलिया को ही गिरा दें। हमें समझना पड़ेगा हमारे आइन में अदलिया भी एक सतून है, एक सतून की हैसियत से रखता है। अगर पार्लियामान की इज़्ज़त है तो अदलिया की भी इज़्ज़त है, पार्लियामान के अपने इख्तियारात हैं, अदलिया के अपने इख्तियारात हैं। इस तरह बिल्कुल ठीक है कि पार्लियामान देखे, स्क्रूटनाइज़ करे कि जजेस का क्या लेवल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट लोग उस पोजीशंस पे आएँ, डिलीवर करें, मगर पार्लियामान का ये काम नहीं है कि अदलिया के डे टू डे वर्क में इंटरफेयर करे, कि वो फैसला करे कि आइनी बेंच वो बनाए और उनमें केसेस कौन से लगेंगे। ये तो अदलिया का अपना काम है, दुनिया में कहीं नहीं होता। इन्होंने इतनी बड़ी ये हमाकत की है जिस वजह से आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि लिटिगेंट के लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगी। मतलब इसकी एग्जांपल एक छोटी सी ले लें कि मतलब एक केस डॉक्टर साहब कह रहे हैं डे टू डे रूटीन वाले मैटर है, ये निपट जाएंगे। नहीं, कैसे निपट जाएंगे? ये तो इधर कह रहे हैं ना कि हम ऊपर से तश्कील चलें, आपने अपनी फेवर की एक कमेटी बना ली 13 रुकनी, ठीक है, जिसमें आपकी अपेरेंटली मेजॉरिटी है कि चीफ जस्टिस जो लगाया आपने लगाया, आउट ऑफ 10 वो बैठेगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड लगाएगा, वो उसका भी वोट हो गया, आपके 4 अरकान भी बैठेंगे, ठीक है, फिर लॉ मिनिस्टर ने भी बैठना, अटॉर्नी जनरल भी, तो अद्दी तादाद आपकी डे 1 से ज़्यादा बन रहे हैं ना, लॉ मिनिस्टर बैठेगा, वो अद्दी तादाद ज़्यादा हो जाती है ना डे 1 से ही, ठीक है। तो चलें वो भी कर लिया आपने, बेंच बना लिया, अब वो फैसला कौन करेगा कि कौन सा केस उस बेंच में जाना है? एक वकील आता है, वो कहता है मेरा केस आपने गलत भेज दिया है, इस बेंच का बनता ही नहीं। ये जो न्याजी साहब कह रहे हैं कि ये इतना आसान मसला नहीं है, आगे प्रॉब्लम आएगी आपको, ये लिटिगेशन के इश्यूज बड़े संजीदा होंगे, ये इसको आइडेंटिफाई करना कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल केस है कौन सा नहीं है, ये एक चैलेंज होगा आपके लिए। और साथ में ये भी बताइएगा, ये जो 60 अमरीकी सेनेटर्स ने ये ख़त लिखे हैं और ये जो बात कर रहे हैं खान साहब के रिलीफ के लिए, सो इसको कैसे देख रही है आपकी हुकूमत? यही साहब की इस बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ अपने भाई की कि इसमें ये चैलेंज होगा, कोई शक नहीं, लेकिन जाहिर है चैलेंजेस से नबर्द आजमा हुआ जाता है अगर आपकी नीयत ठीक हो और आपका मकसद जो है वो बेहतरी लेके आना हो। और नया सिस्टम अगर ये इनकॉर्पोरेट हुआ है पाकिस्तान में पहली दफ़ा, तो चैलेंज तो है, लेकिन इंशाल्लाह इसके जो नताइज हैं, जो सोच के और जो इसके पीछे दिमाग थे, दे वर ऑल ब्रिलियंट माइंड, ब्रिलियंट लीगल माइंड, तो इंशाल्लाह आप ये कहें कि जो हिकअप्स आएंगी इसमें, जब कोई नई मशीनरी स्टार्ट होती है तो उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो आती है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। न्याय साहब, अच्छा, ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अनुमत लिखे हैं और कहा है, कंसर्न शो किया है खान साहब की केस में और मामलात में, तो इसके ऊपर आपकी क्या पोजीशन है गवर्नमेंट की? अब अमरीकी खत जो लिखे गए, देखें जी, इनकी लॉबीज तो ज़ाहिर है कर रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं इनकी ये जो वो है ना एक्सपर्टी, उसे तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ये लॉबिंग तो ये करते हैं ना जी, खासतौर पे यूके में, यूएस में इनके लॉबिस्ट मौजूद हैं। अभी इनके एक लॉबिस्ट जो है, उन्होंने तो इन्हें चांसलर भी बनवा दिया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, बदकिस्मती से वो लिस्ट में नाम ही नहीं आ सका। लेकिन बहरहाल ये इस तरह के चीजें करते रहते हैं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। आप कभी किसी दूसरे मुल्क को जाके कमेंट करें ना कि फलां बंदा जो है वो जेल में क्यों है, फलां बाहर क्यों है, वो आगे से रख के थप्पड़ मारेंगे आपके मुंह पे। भाई आपका क्या मामला है? ये कोई मुल्क बर्दाश्त करता है कि आप उसके इंटरनल मामलात में इस तरह मुदाखलत करें? तो ये पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हैं। और जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उस वक्त शहबाज साहब भी जेल में थे, हमजा शहबाज भी जेल में थे, मरियम नवाज भी जेल में थी। So अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, के 4 बंदे आपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की डिमांड पर आप कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट? नहीं, नॉट, या नॉट की बात तो तब हो ना कि जब कोई बात हो,
ये तो बात ही कोई नहीं है। ये तो इन्होंने कोई फॉर्म अंगेज करके वहाँ पे सीरियस नहीं लेना इस काम नु फॉर्म अंगेज करके उन्होंने लेटर लिखवा लिया है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप संजीदा ही नहीं ले रहे इस हाउस ऑफ नॉट एट ऑल जी, ये पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हैं, ठीक, ये सोवरेनिटी के इश्यूज हैं, इस तरह नहीं होता। ले जी बैरिस्टर साहब, आपका तो ये एफर्ट भी जाया हो गया। वो कह रहे हैं कि हम उसको संजीदा ही नहीं ले रहे और हमारे कोई मामलात में बोल रहा है, हम किसी और मुल्क के आप मामलात में बोले, वो एक थप्पड़ लगाएगा कि यार आप हमारे मामलात में बोल रहे हैं। वो कहते हैं हम तो इसको संजीदा ही नहीं ले रहे मसले को। हाँ, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी लॉबिंग को दाद देनी पड़ेगी, कभी बरतानिया से, कभी अमेरिका से, कभी कहीं और से आपके लिए आवाज़ें उठेगी। हम इतने सॉवरन होते तो हमें ग्रेड 19 के अफसर डोनाल्ड लूक को थप्पड़ मारना चाहिए था, जैसा से तारिक साहब कह रहे हैं। उस वक्त तो हम बिल्कुल बैठ के, और हमारा निज़ाम ऐसा बैठा कि हमने जो है ना इमरान खान साहब को ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया, हमने पूरा उनके वर्जन को एंडोर्स किया। देखिए साइफर क्या था। लेकिन नैन साहब एक मुझे बात बताएं कि कैसी जो है वो अमेरिकी साजिश है कि पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम पर आप जब ये बात करते हैं, उधर हमने देखा कि अमेरिकी सफीर जाके आपके चीफ मिनिस्टर से मिले, उन्हीं दिनों में जाके मिले, और फिर हमें बताया गया वो तो जी G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये होती हैं चीज़ें और ये इस तरह सारा। उसके बाद कई दफ़ा बोला कि नहीं वो उन्होंने नहीं, वो जनरल बाजवा ने किया था, वो अमेरिका ने नहीं किया था, वो उन्होंने किया था। अच्छा, फिर वो जनरल बाजवा से होते होते मोहसिन नकवी साहब तक चली गई बात, फिर वो रिवर्स होते होते अब दोबारा अमेरिका। अब अमेरिका से इतनी तवाना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से आवाज़ उठना, मैं तो उसको बड़ा संजीदा ले रहा हूँ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं इतना नहीं है, मतलब अब वो कुछ भी ना हो तो उसकी हेडलाइन तो बनी ना, खबर तो बन रही है, वो बड़ी बात है। उधर से अमेरिकन आप लोगों की हिमायत में भी जो है वो चीख रहे हैं। ये कौन सी अमेरिकी साजिश है कि वो खुद ही कर रहे हैं और खुद ही खिलाफ हो रहे हैं? देखिए अमेरिका ने लेटर क्या लिखा था, जो डोनाल्ड लू का लेटर आया था, क्रक्स खान साहब ने क्या उसका बताया, या इंटरसेप्ट का, खान साहब का आप छोड़ दें, इंटरसेप्ट ने क्या उसके बारे में लिखा वो था। तो कहते हैं आप लोगों ने उनको खबर लीक की है। इंटरसेप्ट का आज डॉक्यूमेंट उठा के देख लें, वो तो डॉक्यूमेंटेड है। और वो क्या कह रहे कि इमरान खान का वो आप लोगों पे जाने वाला इमरान खान का अपना डिसीजन था, ये और किसी का नहीं था। उन्होंने इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया और इस चीज़ की इमरान खान को सजा दी। बेसिकली रिलेशनशिप्स में ये देखा जा रहा है। पीटीआई को उस पर बड़ी क्लियर, देखें जो आप कह रहे हैं ना कि वो गए, उसमें आतिफ खान के बारे में खान साहब ने कहा आतिफ खान को क्यों मिले थे। आतिफ खान को खाली कहा कि जी पॉसिबिलिटी क्या है कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसी तरह से केपीके में आ सकता है कि नहीं। कौन मिला था? आतिफ खान को। यही आप जो होम ऑफिस वाले बंदे की बात कर रहे हैं, जो जगह जगह जा रहे थे, जो हमारे बंदों को मिले। हमारे बंदे ऐसे तो नहीं सिंध हाउस पहुंच गए थे, देखें सारी उसके पीछे एक इन्वेस्टमेंट हुई, सारी चीज़ें रीअलाइनमेंट हुई। देखें जिस दिन साइफर आता है उससे अगले दिन जो है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल भी हो जाती। इतनी सिंक्रोनाइजेशन थी उस सारी एक्टिविटी में। सर लेकिन अमेरिकन सेनेटर्स आपकी हिमायत कर रहे हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी, और सेनेटर्स भी इनफैक्ट हिमायत कर रहे हैं आपकी। अमेरिका की तरफ से आपके अंदर से आपके लिए हक में आवाजें उठ रही हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है राउंड द कॉर्नर, और आपको पता है मुस्लिम वोट, अमेरिकन वोट इस वक्त मैटर करता है। हर जगह पे जो है ना अट्रैक्ट करने के लिए हो रही है। देखिए सेनेट का वहाँ ऑफिस इस तरह हमारे सेनेटर्स की तरह तो नहीं है। वहाँ हर सेनेटर का अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है, अपनी वो सोच एक रखता है, अपने पूरे उसके मामलात हैं, चीज़ें देख के चीज़ें चलती हैं। और उनका ह्यूमन राइट्स का इलेक्शन को फोकस करके आपकी हिमायत कर रहे हैं, वरना संजीदा नहीं है आपकी मदद का एक एंगल है। देखें आप देखें इमरान खान अमरीकी संजीदा नहीं है आपकी मदद करने में। देखें नहीं हमारी अमरीकियों ने क्या मदद करनी है। देखें हमारा आप देखें इमरान खान की कंडीशन देखें, कभी किसी मुल्क की लीडर के साथ इस तरह से हुआ है। आप कंपैरिजन ड्रॉ कर लें, आप आज जेल का रिकॉर्ड निकाल पा रहे हैं, खान साहब की मुलाकातें, खान साहब का सिस्टम, इन वाली मुलाकातें, इनका सिस्टम सारा देख लें। बात है इनको जिस वक्त इधर से अडयाला से कोट लखपत शिफ्ट किया था, बात है इनकी मुलाकातों का रजिस्टर देख लें कि ओवरऑल 50-50 60-60 बंदा एक एक दिन में मिलता था। इधर इमरान खान की मुलाकात क्या पूरा जो है ना आपने जेल मैनुअल को भी वायलेट किया, और इतने खौफजदा हो गए कि इमरान खान की खबर बाहर ना आए। मतलब ये अपनी पेशियां भुगताने जेल से बाहर आते थे। इमरान खान को आप बाहर ही नहीं आने दे रहे कि इमरान खान की तस्वीर कोई ना देख ले। कभी किसी लीडर के साथ इस तरह से हुआ? सर ये आपका सोशल मीडिया भी आप लोगों को लड़वा रहा है, और ये हर पूरी कायनात क्यों साजिश कर रही है आप लोगों के खिलाफ? कभी अमेरिका साजिश कर रहा है, कभी किसी और मुल्क का नाम आ जाता है, कभी आप लोग अंदर कहते हैं इदारे साजिश कर रहे हैं, कभी अब तो अपने डिजिटल मीडिया तक आ गए। आपके जो ये सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर्स वगैरह हैं, या ये लोग कर रहे हैं आपके खिलाफ? नहीं, बुनियादी तौर पर जवाब इसके इन बिटवीन है। देखें पीटीआई की स्ट्रेंथ, खान साहब की स्ट्रेंथ सोशल मीडिया है। देखें हम अगर ख़ुद सोशल मीडिया की पल्स नहीं समझ रहे तो हमें उसको भी देखना चाहिए। देखें हमारे एंड्स पे भी तो प्रॉब्लम है। देखें हमने एक एक्टिविटी किया, प्रोटेस्ट किया, ठीक है, तो आप 1000-1200 बंदे तो ऑलरेडी गिरफ्तार करा चुके हुए हैं, ठीक है, अभी भी 500-600 अंदर हैं, ठीक है। मुझे डिजिटल मीडिया का पता है ना, वो कह रहे हैं कि यूट्यूब पे या डिजिटल मीडिया की बेसिकली बात कर रहे हैं, जो लोग हैं
वो जो हमें कह रहे हैं हम वो नहीं करेंगे, एक सोची समझी साजिश के तहत हमें फंसा रहे हैं। जाहिर है PMLN का सोशल मीडिया तो आपको नहीं फंसा रहा होगा ना, आपका अपना कह रहा है कि बाहर निकलो। सोशल मीडिया तो एक ब्रॉडर है, जैसा ट्विटर हो गया, सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो गए, ठीक है, मगर है कि जो आप वीलॉगर स्पेसिफिकली कह लें, देखें हर वीलॉगर का एक अपना ज़हन है, ठीक है, मगर आपने अपने फैसले तो खुद करने हैं। बात है पार्टी, बट वो लोग पार्टी पे दबाव दे रहे हैं। नहीं, पार्टी पे क्या दबाव देना है, उनकी बातों से अगर पब्लिक इन्फ्लुएंस हो रही है तो आप सोचें ना कि आपके एंड पे क्या कमी है। हमने तो अपने घर को भी तो इन ऑर्डर लाना है ना। देखिए कुछ कमी कोताही तो है, हम कहें 100% के, देखिए हमने अपने वर्कर को जो है ना लेट डाउन किया है, हमें ये चीज़ माननी चाहिए, उसको पैसिफाई करना है, उसको पैसिफाई किस तरह से करना है, उसको इंगेज करने की ज़रूरत है। देखें आप कहें कि खाली जो है ना वर्कर मार खाएगा, ये हो नहीं सकता, ये बैलेंस है, ठीक है, कुछ क़यादत की जिम्मेदारी है, कुछ वर्कर की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप तो बहुत कंसिस्टेंट पोजीशन लेते रहे इस मामले में, मैं सुनता रहा हूं आपको। आपने यही कहा कि लीडरशिप का भी होना ग्राउंड पे जरूरी है, तो वो चीज़ को बैलेंस करना है। अब आगे आप उस चीज़ को रिव्यू करें, ठीक है, 10-15 दिन लग जाए उसमें कोई फ़र्क नहीं है, मगर चीज़ों को, उस गैप को कवर किया जा सके। मगर आप ओवरऑल वैसे पार्टी लीडरशिप को चाहिए कि जो डिजिटल मीडिया के ऊपर बैठ के आपके वर्कर्स को डिटैच किया जा रहा है लीडरशिप के साथ, उनको दोबारा रीअलाइन करने, खुद कनेक्ट करना, तो ये फौरन हो जाएगा। थैंक यू सो मच बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद थे, आपने प्रोग्राम देखा। एक और करेंगे हम पाकिस्तान में पॉपुलेशन के ऊपर एक ब्रेक के बाद, उस पर ज़रा डिटेल से बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। पाकिस्तान की आबादी तशवीशनाक रफ्तार से आगे बढ़ रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर यही शरह बरकरार रही तो 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ हो जाएगी, जिसकी वजह से शहरियों के मयार ज़िंदगी और माहौल पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। शहर रहने के काबिल नहीं रहेगा। ADB की रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि पहले ही पाकिस्तान के बड़े शहरों पर दबाव है, बुनियादी सहूलियात का एक अजीम फुकदान है। 2030 तक शहरों की आबादी बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी, जो कुल आबादी का 40% होगी। पाकिस्तान के शहर बगैर किसी प्लानिंग और रेगुलेशन के फैल रहे हैं। इसके मुज़र असरात गुज़िश्ता एक दिहाई से हमारे सामने हैं। अक्टूबर के महीने से कराची और लाहौर दुनिया के सबसे ज़्यादा आलूदा शहरों की लिस्ट में फ्लैश होना शुरू हो जाते हैं। अर्बन फ्लडिंग से हर साल कीमती जानें ज़ाया होती हैं। मुसलसल जारी रहने वाली मुआशी बहरान की वजह से मसाइल मज़ीद गंभीर हो गए हैं। ADB रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के इख्तिताम पर माली खसारा बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था। 2023 में आने वाले सैलाब और मुआशी अदम इस्तेहकाम ने जलती पर तेल का काम किया। महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह को पहुंच गई और मुल्क का GDP भी कम हो गया। इन वजूहात की बुनियाद पर बड़े पैमाने पर इकनॉमिक माइग्रेशन ने शहरों का रुख किया, लेकिन शहर इस बढ़ती हुई आबादी का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। हुकूमत के लिए बढ़ती हुई आबादी को पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, सेहत और तालीम जैसे बुनियादी शहरी सहूलियात देना मुमकिन नहीं रहा। मजमूई तौर पर देखें तो बढ़ती हुई आबादी का एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। 60% आबादी से ज़ायद नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिसकी कसीर तादाद लेबर मार्केट के तकाज़ों को पूरा नहीं करती, जिसकी वजह से किसी भी हुकूमत के लिए इस यूथ बल्ज को महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत देना मुश्किल है। यूनिसेफ के मुताबिक 16 साल से कम उम्र तकरीबन 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनकी बड़ी तादाद एक वक्त के खाने के लिए चाइल्ड लेबर या भीख मांगने पर मजबूर है। अगरचे नौजवान आबादी यूथ बल्ज किसी भी मुल्क का असासा होती है, लेकिन क्वालिटी के बगैर क्वांटिटी बहुत बड़ा रिस्क बन गई है, जिससे मुल्क के माशी और समाजी ढांचे को शदीद खतरात का सामना है। इन हालात में ये तमाम मामलात किस तरह आगे बढ़ेंगे और फौरी तौर कैसे इक़दामात उठाने चाहिए, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वासिफ अजीम साहब, एक्सपर्ट हैं पब्लिक पॉलिसी के। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि ये जो ADB की हालिया रिपोर्ट हमारे सामने आई है, इसमें पाकिस्तान की जो अर्बन पॉपुलेशन के हवाले से रेड फ्लैग रेज किया गया है, ये मामला जो है वो आपके ख्याल में कितनी अर्जेंसी का है और हमें कैसे इसको एड्रेस करना चाहिए? ये मामला जो है ऑब्वियसली बहुत अर्जेंसी का है, क्योंकि उस रिपोर्ट की चंद चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है, इस वक्त बड़ी थ्रेटनिंग है। सबसे पहली बात तो जैसे आपने जिक्र किया कि तकरीबन पाकिस्तान की 40% आबादी जो है ना वो अर्बन पॉपुलेशन होने जा रही है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की तकरीबन आधी आबादी शहरों में रहने वाली है।
जो कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है पिछले 10 या 20 या 30 सालों का। पाकिस्तान की ज़्यादातर पॉपुलेशन रही है रूरल एरियाज में, क्योंकि अब शहरों की तरफ आ रही है, और शहरों पे आपको पता है कि ऑलरेडी इतना स्ट्रेस और इतना दबाव है फैसिलिटी का, क्लाइमेट चेंज का, अर्बनाइजेशन के जो भी नेगेटिव फैक्टर्स है वो पाकिस्तान के बड़े शहरों में जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद भी इवन अब इंक्लूड हो रहा है उसमें। तो ये चीज़ें बड़ी अर्जेंसी की है और उसके लिए ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों तरह की पॉलिसी जो है ना वो बनाने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान ने 1965 में पॉपुलेशन कंट्रोल पर काम शुरू किया था, और उसके बाद से अब जो हम देख रहे हैं बांग्लादेश ने 1975 में इसका आगाज़ किया, बट पाकिस्तान वहीं खड़ा है, जबकि बांग्लादेश जो है कामयाबी से अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सका है। तो हम क्यों पीछे रह गए? हमारे पास पॉलिसी तो थी, लेकिन क्या प्लानिंग नहीं थी उसके लिए, या फिर हम सही तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके, कन्विंस नहीं कर सके, समझा नहीं सके कि ये क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात तो इसमें यही है कि जो पॉलिसी पाकिस्तानी स्टेट की रही है पिछले 1965, 1970 से, उससे तो हमें अभी क्लियर जाहिर हो रहा है कि वो पॉलिसी काम नहीं कर चुकी है। बिकॉज हमारे पास, जैसे आपने कहा, बांग्लादेश की कंपैरिजन में हमारी पॉपुलेशन आगे निकल चुकी है। तो उसमें से मुख्तलिफ चीज़ों का प्रॉब्लम है हमारे पास। ये सिर्फ नहीं है कि पॉलिसी में कोई शायद मसला है या सिर्फ उसके एग्जीक्यूशन में। इट्स अ टोटल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और जिसको ना हम मल्टीपल तरीकों से उसको डील करने की जरूरत है। तो पॉलिसी को भी बेहतर बनाना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि वो पॉलिसी काम क्यों नहीं कर रही, उसका बेसिकली रीज़न क्या है। तो वो पाकिस्तान का ओवरऑल सोशल, कल्चरल और जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है उसमें से, या पाकिस्तान का जो रूरल कॉन्टेक्स्ट था, या बहुत सारे एरियाज हमने देखे कि वो पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज है, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है दैट इज कंसिडर्ड, वो बहुत अच्छा तस्वर किया जाता है, इसलिए हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई। अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो उसका एक जेंडर एस्पेक्ट भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे यहाँ जो है ना वो लड़के ज़्यादा ऑब्वियसली दे आर प्रेफर्ड, वो पसंद किए जाते हैं। तो उस वजह से भी पॉपुलेशन जो है वो हमारी जो प्रोडक्शन है पॉपुलेशन की, वो भी उस वजह से भी बढ़ रही है। ये भी दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन तीसरी चीज़ तो बड़ी समझने की है, और यहाँ पे इसी रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करें तो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है डेमोग्राफिक डिवाइडेड का। इस वक्त पाकिस्तान को अपने पॉपुलेशन की वजह से तो बड़े चैलेंजेस है, लेकिन एक बड़ा एडवांटेज भी है, और वो बड़ा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान में जो काम करने वाली एज होती है पॉपुलेशन की, फॉर एग्जांपल 18-20 साल से लेकर 40-45 साल तक, जिसको हम बड़ी प्रोडक्शन वाला एज कह सकते हैं, तो वो पाकिस्तान में लोग ज़्यादा है। जो कि डिपेंडेंट लोग हैं, जो कम उम्र के या बहुत ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो कम है। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान की रियासत इसको दो तरफ से ले ले, एक तो वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने की अपनी पॉलिसी पे गौर करे कि वो क्यों काम नहीं कर सकती, तो पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। दूसरी तरफ जो पॉपुलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको फिर कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर आप इसको आलमी तनाज़ुर में देखें तो बहुत सारी रियासतें हैं जिनके पास इस उम्र के लोगों की बड़ी कमी है, और उनको बड़ी स्किल डेवलपमेंट पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर वासिफ अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे, और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो ओवरबर्डन पॉपुलेशन है वो अब कंट्री की इकॉनमी को इफ़ेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।